नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लॉग। तो आज की इस वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपकी नई चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। इससे पहले आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस के जो बेसिक कंसेप्ट था वो हमने समझा दिया है। कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक आपका यहाँ पर आपको सिलेबस में दिया था वो हमने बता दिया है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट के बारे में। चैप्टर फर्स्ट है आपका हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसे हिंदी में कहा जाए तो कंप्यूटर प्रणाली का हार्डवेयर संगठन कहते हैं। और यहाँ पर आपके सिलेबस के अनुसार इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, ये पहला चैप्टर है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं इसकी। तो पहला आपका जो चैप्टर में दिया है वो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन है। सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। आखिर में सीपीयू क्या होता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और भाई बात करें पीडीएफ नोट की, तो पीडीएफ नोट आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। अगर आप कोई भी परेशानी में हैं या कोई भी किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसकी शुरुआत करते हैं कि सीपीयू आखिर में होता क्या है। तो भाई देखो, सीपीयू एक आपको पता होगा कि सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और जिसे हम हिंदी में केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, मस्तिष्क भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर होता है जो कंप्यूटर से जुड़े दूसरे यंत्रों को कंट्रोल करता है, ये सारा सीपीयू के अंदर होता है। उसके बाद सीपीयू का जो पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का प्राइमरी यूनिट होता है, यानी कि पहला यूनिट होता है, प्राथमिक यूनिट होता है, प्राथमिक इकाई होता है जो कई सारे इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देशों को प्रोसेस करता है। यानी कि सीपीयू का काम ही होता है कि इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना। जो भी हम अपने कंप्यूटर में कोई भी इनपुट देते हैं वो सारे इनपुट हमें आउटपुट के रूप में मिलते हैं, वो सब हमें सीपीयू की मदद से मिलते हैं। और ये लगातार ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को चलाता रहता है। आपने देखा होगा आपके कई सारे विंडोज़ होती हैं, विंडोज 10 हो गई, विंडोज 7 हो गई, उसमें कई सारे एप्लीकेशन होते हैं जिन पर हम अपना कोई पर्सनली काम करते हैं, कोई कैसा भी काम करते हैं, वो सारे यही सीपीयू आपको रन कराता है। इसके साथ ही ये यूज़र के द्वारा किए गए इनपुट को रिसीव करता है और उसके आधार पर दूसरे सभी सॉफ्टवेयर को चलाता है। उसके बाद ये इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट हमें दे देता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और सभी के अलग अलग काम होते हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का चित्र है, डायग्राम है इसका। ये आपका इसमें तीन चीज़ें होती हैं, कुल मिलाकर कहा जाए इसमें ये आपकी तीन ही चीज़ होती हैं। पहला होती है मेमोरी यूनिट, जिसे स्टोरेज यूनिट कहते हैं। दूसरी होती है कंट्रोल यूनिट और तीसरी होती है आपकी एएलयू लॉजिक यूनिट, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब भाई इनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर में इनका क्या क्या काम होता है, ये किस तरह से वर्क करती हैं। तो चलिए यहाँ पर सीपीयू के मुख्यतः तीन कंपोनेंट होते हैं, वो बेसिकली आपको पता है। स्टोरेज यूनिट और मेमोरी यूनिट, कंपोनेंट कंट्रोल यूनिट, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पर भाई स्टोरेज और मेमोरी यूनिट की बात करी जाए तो भाई देखो, मेमोरी यूनिट सिस्टम के डेटा, इंस्ट्रक्शन और रिजल्ट को स्टोर करके रखती है, ये आपको पता है। और ये कंप्यूटर के दूसरे यूनिट्स को ज़रूरत पड़ने पर इंफॉर्मेशन भी सप्लाई करती है। और इसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आपकी मेन मेमोरी हो गई, प्राइम मेमोरी हो गई, इंटरनल स्टोरेज हो गया और रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे आप रैम बोलते हैं वो हो गई। स्टोरेज और मेमोरी यूनिट की जितनी साइज होगी उसके अनुसार ही आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड है, स्केलेबिलिटी और पावर होती है, वो उसके अनुसार ही रन करती है। मेमोरी यूनिट दो तरह के होते हैं, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर मेमोरी यूनिट के कुछ मुख्य यानी कि मेन फंक्शन दिए हैं। पहला फंक्शन है इसका कि स्टोरेज और मेमोरी यूनिट ज़रूरत के अनुसार प्रोसेसिंग के लिए सभी इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश डेटा को स्टोर करके रखती है। दूसरा फंक्शन है कि यह प्रोसेसिंग के बीच में मिलने वाले जितने भी रिजल्ट होते हैं सभी को एक साथ स्टोर करके रखती है। तीसरा फंक्शन है इसका ये कि आउटपुट डिवाइस तक भेजने के पहले ही ये प्रोसेसिंग के फाइनल रिजल्ट को स्टोर करके रख लेता है। चौथा पॉइंट है कि सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस मेन मेमोरी से ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो ये मेमोरी यूनिट का हमारा काम होता है। जो सीपीयू होता है उसमें मेमोरी यूनिट जो लगी होती है, उसमें सीपीयू का जो कार्य होता है वो मेमोरी का जो वर्क करती है वो इन्हीं सारे फंक्शन पर काम करती है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी यूनिट आ जाती है आपकी कंट्रोल यूनिट। तो भाई देखो, कंट्रोल यूनिट जो होती है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये यूनिट का
काम है नियंत्रण करना, यानी कि इस यूनिट का काम होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को या किसी भी वर्क को कंट्रोल करना। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी पार्ट्स यानी कि भागों के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ये यूनिट वास्तविक में डेटा प्रोसेसिंग करने का काम नहीं करती है, और इस कंट्रोल यूनिट के कुछ मेन फंक्शन होते हैं जिनके बारे में कहा जाए तो भाई एक फंक्शन है इसका कि कंप्यूटर के दूसरे यूनिट तक इंस्ट्रक्शन और डेटा के ट्रांसफ़र को कंट्रोल में रखने की जिम्मेदारी कंट्रोल यूनिट की होती है। ये इसका मेन काम है। और यहाँ पर दूसरी काम जो होता है इसका वो ये है कि कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी यूनिट्स को मैनेज और कोऑर्डिनेट करने का भी काम करती है। तीसरा फंक्शन है कि ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रिसीव करती है, यानी कि निर्देश को रिसीव करती है। उसके बाद जो इंटरप्रेट करके कंप्यूटर के ऑपरेशन को डायरेक्शन यानी कि दिशा निर्देश देती है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो भाई कंट्रोल यूनिट जो होती है वो आपको एक तरीके से डायरेक्शन देती है। कंप्यूटर में जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब डायरेक्शन जो किए जाते हैं CPU में, वो सारे काम आपके कंट्रोल यूनिट का होता है। मेमोरी यूनिट और इनपुट और आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करके डेटा और रिजल्ट को ट्रांसफ़र करती है। और कंट्रोल यूनिट ना तो डेटा को प्रोसेस करने का काम करती है और ना ही डेटा को स्टोर करती है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट है ALU। भाई देखो इसकी फुल फॉर्म होती है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ALU मुख्यतः दो भागों से बनता हुआ होता है, यानी कि ALU में आपके दो पार्ट होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट होता है अर्थमेटिक सेक्शन और दूसरा होता है लॉजिकल सेक्शन। अर्थमेटिक सेक्शन में आखिर क्या काम किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो भाई देखो अर्थमेटिक सेक्शन का काम है अंकगणित से जुड़े प्रॉब्लम को हल करना, जैसे कि आपका जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, भाग करना हो गया, गुणा हो गया। मुश्किल से मुश्किल जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हीं सभी का जो हल होता है वो इसी सेक्शन में किया जाता है। उसके बाद आपका अगला है लॉजिकल सेक्शन। भाई लॉजिकल सेक्शन का काम होता है लॉजिक ऑपरेशन को पूरा करना, जैसे कि कंपेयरिंग यानी कि तुलना करना, सिलेक्शन चुनाव करना, मैचिंग करना और मिला देना, मर्जिंग जिसे बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ CPU के फंक्शन दिए गए हैं। CPU का जो पहला फंक्शन होता है उसे बोलते हैं हम फैच। फैच का मतलब होता है लाना, एक तरीके से फैच करना किसी वस्तु को। तो फैच का मतलब होता है लाना। इस सिस्टम में प्रोग्राम मेमोरी से इंस्ट्रक्शन जो निर्देश होते हैं उन्हें रिसीव किए जाते हैं, यानी कि मेमोरी से जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं उन सभी को फैच करता है, उन सभी को रिसीव करता है आपका ये फैच ऑपरेशन। उसके बाद इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है नंबर्स या सीरीज ऑफ नंबर। इंस्ट्रक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन कैसे पता चलता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन किस लोकेशन में है? तो इसके लिए एक प्रोग्राम काउंटर यानी कि PC होता है, जो प्रोग्राम मेमोरी में इंस्ट्रक्शन के एड्रेस यानी कि लोकेशन को निर्धारित करता है। प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को नंबर के रूप में स्टोर करके रखता है, और जब एक इंस्ट्रक्शन फेच यानी कि रिसीव कर लिया जाता है तो प्रोग्राम काउंटर के लेंथ को इंस्ट्रक्शन की लंबाई के अनुसार बढ़ा दिया जाता है, और ताकि वो अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रख ले। उसके बाद है डिकोड। डिकोड का मतलब होता है व्याख्या करना। डिकोड का क्या मतलब होता है? व्याख्या करना। तो भाई मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन फेच करके लाया जाता है, रिसीव करके लाया जाता है, उससे ये पता चलता है कि आखिर अब CPU को क्या काम करना है। तो डिकोड का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन को डिकोडर करना, यानी कि इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, यही इसका काम होता है। इस सिस्टम में इंस्ट्रक्शन को एक सर्किट में पास कर दिया जाता है, जिसे इंस्ट्रक्शन डिकोडर भी बोलते हैं, जो इंस्ट्रक्शन को सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और जिससे CPU के दूसरे पार्ट्स को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद है एग्जीक्यूट ऑपरेशन, जिसे फंक्शन बोलते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब होता है एक्शन लेना, किसी भी कार्य को करना। इंस्ट्रक्शन लाने और उसे सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद तीसरा स्टेप होता है आपका एग्जीक्यूट। CPU के बनावट के अनुसार एग्जीक्यूट में एक एक्शन या फिर कई एक्शन हो सकते हैं। डिकोडेड इंस्ट्रक्शन को CPU रिलेवेंट पार्ट तक भेजती है, जिससे वो पार्ट इंस्ट्रक्शन के आधार पर अपना काम कर सके। इस तरह एक एक्शन या एक्शन की सीरीज को कंप्लीट कर लिया जाता है, और उसके बाद रिजल्ट को इंटरनल CPU रजिस्टर में राइट कर लिया जाता है, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन के लिए रेफरेंस तैयार हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक अगला ऑप्शन दिया है राइट बैक, जिसे बोलते हैं वापस लिखना या वापस ले जाना। एग्जीक्यूट के बाद जो ऑपरेशन होता है उसे पूरा हो जाने के बाद राइट बैक मिलने वाले रिजल्ट को मेमोरी के किसी भी रूप में स्टोर कर सकता है। किसी खास इंस्ट्रक्शन सेट में इन्हें CPU रजिस्टर में राइट कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है, और जिससे इनको तुरंत एक्सेस कर लिया जा सके। साधारण तौर पर इन्हें जंप्स के नाम से जानते हैं, और इसका व्यवहार लूप में होता है। अब भाई यहाँ पर ये आपका जो
सीपीयू क्या होता है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीपीयू, यानी कि सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या वर्क होता है और किस तरह से इनको सेव किया जाता है। तो भाई देखो, सीपीयू कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, और कंप्यूटर में एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच ट्रांसफर होने वाले डेटा, इंस्ट्रक्शन और कैलकुलेशन को हैंडल करता है। कंप्यूटर जिस स्पीड से काम करता है वो सीपीयू की क्षमता या कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि वो कितना पावरफुल है। इसलिए ये निर्णय आपको लेना होता है कि आप क्या काम करना चाहते हैं और उसके अनुसार कौन सा सीपीयू चुनना चाहिए। दुनिया के दो सबसे बड़े सीपीयू बनाने वाली कंपनियां हैं, इंटेल और एएमडी। वो अपना अनुसार अलग अलग सीपीयू का प्रोडक्शन करती हैं। भाई इंटेल और प्रोडक्शन एएमडी की बात करें तो भाई इंटेल में आपने देखा होगा कई सारे वर्जन आ चुके हैं, जैसे कि आपका i3 है, i5 है और i7 है। ये इसकी जनरेशन है इंटेल की। एएमडी में आपके कई सारे प्रोसेसर हैं, आपने एएमडी वाले कंप्यूटर देखे होंगे। तो एएमडी वाले कंप्यूटर जो हैं आपके, उसके लिए उदाहरण देखूंगा, जो अखिलेश सरकार द्वारा जो आपको लैपटॉप वितरित किए गए थे वो सब एएमडी प्रोसेसर वाले थे, जिसमें एएमडी का प्रोसेसर लागू किया जाता था। अब यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं इनके प्रकारों की। तो भाई सीपीयू के अंदर जो पहला सिंगल कोर सीपीयू होता है, तो ये एक प्रकार है इसका। सिंगल कोर सीपीयू कंप्यूटर यानी कि सीपीयू में सबसे पुराने प्रकार का है। जो पुराने कंप्यूटर आते थे वो सिंगल कोर के आते थे और शुरुआत में सिर्फ इसी का सीपीयू उपलब्ध था जिसे कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। ये सिंगल कोर एक समय में सिर्फ एक ही ऑपरेशन को शुरू कर सकता था, यानी कि जो सिंगल कोर था इसमें अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो काम को पूरा करता था, लेकिन आप उसमें दूसरा वर्क नहीं कर सकते, ये उसकी कंडीशन थी। वो एक समय में केवल एक ही वर्क को करता था, इसलिए मल्टीटास्किंग के लिए अच्छे नहीं माने जाते थे। इसका मतलब यह है कि जब एक ऑपरेशन पहले से शुरू हो और दूसरा ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए तो इसकी परफॉर्मेंस यानी कि जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती थी और ये स्लो हो जाता था। अब इसमें एक बार में सिर्फ एक ही ऑपरेशन को शुरू किया जा सकता था, दूसरा ऑपरेशन पहले ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले शुरू किया जाता था। हर नए ऑपरेशन के साथ कंप्यूटर और स्लो काम करता था क्योंकि इसकी स्पीड कम होती जाती थी, और कंप्यूटर सीपीयू के पावर को मापने के लिए क्लॉक स्पीड का इस्तेमाल किया जाता था और इसकी क्षमता क्लॉक स्पीड पर निर्भर होती थी। उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रकार है डुअल कोर सीपीयू। डुअल कोर की बात करी जाए तो भाई ये एक सिंगल सीपीयू होता है, लेकिन इसमें दो कोरें होती हैं और इसलिए अकेले दो सीपीयू के बराबर काम करता है। यानी कि जो आपका सिंगल कोर है और जो आपका डबल कोर है, डबल कोर में आप डबल काम कर सकते हैं, सिंगल में सिंगल काम कर सकते हैं, ये समझने की बात है। ये कई मायने में सिंगल सीपीयू से अलग है, और सिंगल सीपीयू में जो आपका सिंगल कोर होता है वो एक ऑपरेशन को ख़त्म होने के बाद दूसरा ऑपरेशन चला सकता था, लेकिन इसमें एक बार में एक से ज़्यादा ऑपरेशन को रन किया जाता है और इसीलिए इस सीपीयू को मल्टीटास्किंग भी बोला जाता है। इस डुअल कोर की पूरी क्षमता इस्तेमाल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम दोनों में एक स्पेशल कोड का लिखा होना जरूरी है, जिसे SMT यानी कि फुल फॉर्म दी गई है आपकी भी कहा जाता है। डुअल कोर सीपीयू सिंगल कोर से तेज काम करता है, लेकिन इससे भी तेज क्वाड कोर काम करता है। यहाँ पर अगला प्रकार है क्वाड कोर। काफ़ी ज़्यादा एक से एक बढ़कर आपके सीपीयू आते गए हैं, यहाँ पर हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। क्वाड कोर सीपीयू को मल्टी कोर सीपीयू भी बोलते थे। जो सिंगल कोर सीपीयू में 4 कोर से बना होता है, जिस तरह डुअल कोर वर्क लोड को 2 कोर में बांट देता है, उसी तरह क्वाड कोर 4 कोर में बांट देता है। इसमें 4 कोर होती हैं। इस तरह के ये बेहतर मल्टीटास्किंग के रूप में सेवा प्रदान करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एप्लीकेशन को चलाओगे तो ये 4 गुना से चलेगा। जब तक SMT कोड का इस्तेमाल नहीं होगा, प्रोग्राम की स्पीड का एहसास भी नहीं होगा। इस तरह के सीपीयू तब तक यूज़फुल साबित होते हैं जब एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे वीडियो एडिटिंग का काम आपका हो गया और डिज़ाइनिंग वगैरह हो गई, गेम्स वगैरह हो गई, तो ये सारे आप क्वाड कोर में कर सकते हैं। अब यहाँ पर सीपीयू का क्या महत्व है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे भाई, कि सीपीयू से क्या आपको प्राप्त होता है। ये आपका क्वेश्चन दिया है आपके सिलेबस में। तो भाई देखो, सीपीयू को आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है और जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है, और कंप्यूटर में अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को किया जाता है और हर काम इसी से होकर पूरा होता है। बिना सीपीयू के आप कंप्यूटर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
अगर आपसे कहा जाए कि जब अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो जब एक कोई मार्केट जाता है तो डेस्कटॉप सिस्टम खरीदने के लिए जाता है, तो सबसे पहले ध्यान इस बात का रखना है कि सीपीयू कितनी कैपेसिटी का है और इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, इसके अंदर प्रोसेसर, रैम, मेमोरी क्षमता आदि वो कितनी है, इस बात को आपको पता लगाना है सबसे पहले। जैसे यहाँ पर बात की जाए कैपेसिटी और सीपीयू खरीदनी है, उसके लिए आपको पहले तो आपको ज़रूरत देख लेनी है कि किस प्रकार से आपको कंप्यूटर लेना है, डेस्कटॉप लेना है, कि आप उसमें क्या काम करना चाहते हैं या आपकी ज़रूरतें होती हैं, उसी के हिसाब से आपको एक पीसी या डेस्कटॉप बाई करना चाहिए। अगर आप वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं या डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो आपके पास डिज़ाइनिंग के अनुसार ही सिस्टम लेना पड़ेगा, नहीं तो शो परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगी, उसमें स्लो स्पीड होगी। आप पहले देख चुके हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस तरह इंस्ट्रक्शन को रिसीव करके उससे सिग्नल में डिकोड करता है, फिर उसे अलग अलग कंपोनेंट्स तक उससे जुड़े टास्क को पूरा करने के लिए भेजता है। ये सारे आपको सीपीयू में देखने के लिए मिल जाएंगे। हाई परफॉर्मेंस वर्क के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भी हाई कैपेसिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब भाई सीपीयू के फ़ायदे की बात करी जाए तो वैसे तो कंप्यूटर में हमारे बहुत सारे काम हैं, लेकिन अगर बात करें सीपीयू से हमें क्या फ़ायदा होता है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करी जाए भाई कंप्यूटर सीपीयू की, तो भाई सबसे पहला है गतिशील सर्किट यानी कि डायनेमिक सर्किट। आजकल के जो आधुनिक कंप्यूटर प्रोसेसर होते हैं वो मुख्यतः डायनेमिक सर्किट होते हैं। इसमें लाखों छोटे छोटे स्विच होते हैं जिसे हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल में भी काफ़ी सारे प्रोसेसर आने लगे हैं। आपने देखा होगा कई तरह के मोबाइल में आपके प्रोसेसर चल रहे हैं, जैसे कि मीडियाटेक हो गया और स्नैपड्रैगन हो गया और आपका यूनिक्स हो गया। ये कई सारे प्रोसेसर हैं जो आपको आपके मोबाइल में देखने के लिए मिल जाएंगे। उसी तरह से आपके जो पीसी होता है उसमें भी काफ़ी सारे प्रोसेसर होते हैं। सिंगल कोर हो गया, डबल कोर हो गया, क्वाड कोर हो गया, कई सारे होते हैं। क्वाड कोर के बाद आपका एक नया आने लगा है जिसे ऑक्टा कोर बोलते हैं। ऑक्टा कोर में आपकी 8 कोर होती है और इससे पहले आपको बता दें एक हेक्सा कोर भी आने लगा है मार्केट में, जिसमें आपकी 16 कोर होती हैं। ये प्रोसेसर हैं आपके इसमें। तो भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर में गतिशील सर्किट कैसे होता है। आजकल के जो कंप्यूटर हैं आपको बता दिया है इसमें, जब कोई यूज़र किसी एप्लीकेशन में काम करते हुए डेटा इनपुट करता है तो प्रोसेसर के दूसरे पार्ट्स इन स्विच के कॉन्फ़िगरेशन को कंट्रोल करते हैं। इन छोटे छोटे स्विच मिलकर एक डायनेमिक सर्किट बनाते हैं जो बहुत जटिल होता है और इसके जरिए कंप्यूटर अपने फंक्शन को पूरा कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर तेज़ी से गणना करना है। तो भाई देखो, जो सबसे पहले एडवांटेज है कंप्यूटर प्रोसेसर का वो ये है कि बहुत तेज़ी से मैथमेटिकल कैलकुलेशन को पूरा करता है। यही वजह है कि कुछ कामों को करने में कंप्यूटर इंसान से बहुत आगे है, जैसे कि आपके कई सारे मैथमेटिक फार्मूला हो गए, मॉडलिंग वगैरह हो गई। ये सारे वर्क आपको कंप्यूटर में करने के लिए मिल जाते हैं। कंप्यूटर की काम करने की क्षमता है वो फास्ट है और कैलकुलेशन पर आधारित होता है, चाहे वो काम गेम खेलना हो या डिज़ाइनिंग का हो। अगला पॉइंट है कंप्यूटर के मूलभूत काम को कंट्रोल करना। किसी भी कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर का बहुत अधिक महत्व है। जितना हाई आपका प्रोसेसर होगा उतनी ही तेज़ी से आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स इसी के इर्द गिर्द लगे हुए होते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपका सीपीयू हो गया। सीपीयू के पास आपके कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। ये सही कई सारे पार्ट्स हैं और इसके बिना कंप्यूटर हर पार्ट बस एक ढांचा बनकर रह जाएगा। यानी कि ये नहीं हो तो आपका सीपीयू, बात करें सीपीयू आपका सिंगल रह जाएगा और सीपीयू सिंगल रह जाएगा तो फिर आप कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते। कंप्यूटर से जुड़ा इनपुट आउटपुट डिवाइस इसी के जरिए काम करता है, जिससे कि इनपुट किया गया डाटा प्रोसेसर में जाता है और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट के रूप में आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाता है। जहाँ प्रोसेसर है वहीं से कंप्यूटर अपना शुरू कर देता है। अब ये यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया आपका रजिस्टर, जो आपकी सिलेबस में दिया है कि रजिस्टर को परिभाषित करें, विभिन्न प्रकार के रजिस्टर का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पर हम रजिस्टर से बात कर लेते हैं। तो भाई रजिस्टर एक प्रकार की मेमोरी होती है बेसिकली बात करें तो, और यहाँ पर बात करें तो ये मेमोरी होती है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। और रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशन को करने के लिए किया जाता है। कई सारे काम होते हैं आपके इसमें, और जब हम कोई इनपुट सिस्टम को देते हैं इसमें तो ये इनपुट रजिस्टर में स्टोर हो जाते हैं और सिस्टम के प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट हमें मिलता है वो भी रजिस्टर से ही प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भाई रजिस्टर एक आपकी तेज़ कंप्यूटर मेमोरी होती है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है और रजिस्टर के द्वारा सीपीयू के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशन किए जाते हैं, बहुत सारे वर्क किए जाते हैं और उन्हीं को आप रजिस्टर बोलते हैं।
सीपीयू में विभिन्न प्रकार के रजिस्टर होते हैं आपके, जो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जिसमें पहला आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MAR मार बोल देते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, जिसे IR बोलते हैं। उसके बाद एड्रेस रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर है, प्रोग्राम काउंटर PC है, मेमोरी बफर रजिस्टर है MBR, और अगला है आपका इंडेक्स रजिस्टर। तो आपके सिलेबस में ज़्यादा प्रकार के रजिस्टर नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर हम रजिस्टर की यहाँ पर बात करें तो आपके सिलेबस में कुल 5 प्रकार के रजिस्टर दिए गए हैं। तो यहाँ पर डेटा रजिस्टर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर, ये भी आपके इसमें सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको जो रजिस्टर है आपके सिलेबस में दिए गए एक्यूमुलेटर। भाई एक्यूमुलेटर क्या है और इसका क्या काम होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्यूमुलेटर एक प्रकार का सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया रिजल्ट को स्टोर करने के लिए काम होता है। यानी कि एक्यूमुलेटर जो होता है प्रोग्राम सिस्टम के द्वारा जनरेट हुए रिजल्ट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सीपीयू के प्रोसेसिंग के बाद जो भी रिजल्ट आउटपुट जनरेट होते हैं उन्हें एक्यूमुलेटर के द्वारा स्टोर कर लिया जाता है। जब आप कोई भी इनपुट आपके, मान के चलिए यहाँ पर एक उदाहरण के साथ आपको बताते हैं, ये आपका PC है, ठीक है, और यहाँ पर PC में, और ये आपका कीबोर्ड हो गया जो कि PC से कनेक्ट है। तो यहाँ पर जब भी कोई आप वर्ड या कोई भी काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, कोई भी इनपुट यहाँ पर देते हैं, वो इनपुट आपके CPU में जाता है। CPU के बाद आपको प्रोसेसिंग होती है उसकी, उस काम की जो भी इनपुट है। इनपुट होने के बाद यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद जो भी काम आपका निकल कर आता है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है आउटपुट के रूप में। तो उस आउटपुट को जो वहाँ पर स्टोर किया जाता है उसे एक्यूमुलेटर द्वारा स्टोर कर लिया जाता है। यही एक्यूमुलेटर का काम होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रकार दिया है प्रोग्राम काउंटर, जिसे PC बोलते हैं। तो भाई प्रोग्राम काउंटर जो है वह एग्जीक्यूट होने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। यानी कि जब यहाँ पर एग्जाम के सहारे से आप समझ सकते हैं, ये आपका PC है और यहाँ पर ये आपका इनपुट डिवाइस है। तो जब यहाँ पर कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, पहले से यहाँ पर कोई भी काम आपने किया और उसका आउटपुट आ चुका है, उसके बाद आउटपुट के बाद अगला काम आप शुरू कर देते हैं। शुरू करने से पहले जो काम यहाँ पर आउटपुट हुआ है उसको एग्जीक्यूट होने वाली जो अगली इंस्ट्रक्शन होती है, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन आप देने वाले हैं उसको जो एड्रेस यानी कि जो आउटपुट यहाँ पर एक्यूमुलेटर में सेव हुआ है उसको होल्ड करके रखता है आपका प्रोग्राम काउंटर। यही इसका काम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर जो है वह एग्जीक्यूट होने वाली अगली इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। प्रोग्राम काउंटर को कभी कभी इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर या प्रोसेसर रजिस्टर भी कहा जाता है, और यह हार्डवेयर मेमोरी डिवाइस है जो एग्जीक्यूशन के दौरान करंट इंस्ट्रक्शन के लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद यहाँ पर अगला आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को IR भी बोलते हैं, और यह रजिस्टर करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। यानी कि जो भी आप इनपुट से आउटपुट ले रहे हैं तो उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके ये रखता है, जिसका एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, और प्रोसेसर के द्वारा किसी दिए गए टाइम में केवल एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है, और यह रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट में जाने से पहले स्टोर करके रखता है। अगला रजिस्टर है आपका एड्रेस रजिस्टर। भाई देखो, एड्रेस रजिस्टर की बात की जाए तो ये एक प्रकार के एड्रेस को स्टोर करने के लिए काम आता है। यह किसी डेटा के मेमोरी एड्रेस को तब तक स्टोर किया जाता है, तब तक स्टोर करके रखता है जब तक मेमोरी से लोड हो जाता है या मेमोरी में स्टोर होता है। जबकि एड्रेस रजिस्टर तब तक डेटा के एड्रेस को स्टोर करके रखता है जब तक कि आपका डेटा की आवश्यकता होती है। यह उनके लोकेशन को एड्रेस को स्टोर करके रखता है, और ये रजिस्टर मेमोरी एड्रेस के साथ कंजक्शन में उपयोग होता है। तो यहाँ पर उदाहरण के साथ समझते हैं कि आखिर में एड्रेस रजिस्टर होता क्या है। तो भाई इसकी बात की जाए तो रजिस्टर एक्टिव मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। यह आपका इसमें काम हो गया है इसका। और इसकी बात की जाए, यह रजिस्टर इंस्ट्रक्शन के उस एड्रेस को स्टोर करके रखता है जहाँ से वह आ रहा है, जहाँ उसे स्टोर होना है। एक्सेशन के दौरान यानी कि जो कार्य होता है उसके दौरान मेमोरी से डेटा या एड्रेस इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने का काम ये एड्रेस रजिस्टर करता है। उसके बाद आपका अगला रजिस्टर है जो कि है डेटा रजिस्टर। इस रजिस्टर का प्रयोग माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है, और इसका प्रयोग पेरिफेरल डिवाइस, एक पेरिफेरल डिवाइस होती है, उसमें आने वाले या जाने वाले टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका CPU और रजिस्टर। 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाली है। और जब तक आप देखते हैं तब तक देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आप अपने प्लेलिस्ट में
सेव कर सकते हैं, बाद में एग्ज़ाम के टाइम आप देख सकते हैं। वैसे तो आप इसे देख लें, अगर दोबारा देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको जो नहीं समझ में आती हैं उन्हें आप बाद में देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके सिलेबस से कुल मिलाकर कहा जाए तीसरा हेडिंग है। तो यहाँ पर इस जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन आखिर में होती क्या है? तो भाई जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं जिनका यूज इसमें किया जाता है, और यहाँ पर एक्यूमुलेटर रजिस्टर का भी इसमें यूज नहीं होने के लिए मिलता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और 3 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का प्रयोग करता है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं और उनका इसमें यूज़ किया जाता है, ना कि केवल एक्यूमुलेटर रजिस्टर का। इस ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और 3 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का प्रयोग करता है। अभी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे अगली लाइन में। जो आपकी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसमें हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल ऐड R1, R2, R3। ये एडिशन का असेंबली इंस्ट्रक्शन है और यह 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में है। यहाँ पर 3 इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रही हैं R1, R2, R3। इस इंस्ट्रक्शन का अर्थ है, यहाँ पर इसका अर्थ देख सकते हैं कि आपको R1 में R2 प्लस R3 को ऐड करना है, यही इंस्ट्रक्शन इसमें दी जा रही है। यहाँ पर ये जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का ब्लॉक डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं। वैसे कहा जाए तो इसे बस ऑर्गेनाइजेशन 7 CPU का रजिस्टर बोल सकते हैं आप इसमें, क्योंकि इसमें 7 CPU रजिस्टर दिए गए हैं। वो देख सकते हैं कि R1 से लेकर R7 तक। यहाँ पर एक क्लॉक होती है और यहाँ पर आपका इनपुट होता है, यहाँ पर सेल B होती है और इसमें आपके 2 MUX मक्स लगे हुए होते हैं और जो बसों द्वारा ALU द्वारा कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर सेल A और सेल B होती है, इसमें मक्स आपका यहाँ पर रजिस्टर होता है और जो कनेक्टेड होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से, और उसके बाद यहाँ पर आउटपुट देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर जो आपके रजिस्टर दिए गए हैं, यानी कि प्रत्येक रजिस्टर का आउटपुट का कनेक्शन जो होता है वो मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं इन्हें, MUX इनसे कनेक्टेड होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका यहाँ पर ये लाइन आ रही है, ये इसमें कनेक्टेड है और ये आपका इसमें कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से जो आपके रजिस्टर होते हैं, प्रत्येक रजिस्टर जितने भी रजिस्टर होते हैं वो मल्टीप्लेक्सर से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर आपको जिससे A और B नाम की 2 बस जनरेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। A और B नाम की 2 बसें हैं और प्रत्येक मल्टीप्लेक्सर सिलेक्शन लाइन किसी एक रजिस्टर को सिलेक्ट करती है, यानी कि यहाँ पर ये सिलेक्ट कर रही है दोनों बसों को। उसके बाद यहाँ पर इनपुट डेटा को भी पास किया जाता है। यहाँ पर इनपुट डेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये पास किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर इस चित्र में ये दोनों इन्फॉर्मेशन A और B बस द्वारा ALU में भेजी हुई दिखाई दे रही हैं आपको। मल्टीप्लेक्सर के द्वारा बसों द्वारा ये इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है। ALU में ऑपरेशन परफॉर्म होता है जिसका आउटपुट तथा रजिस्टर स्टोर किया जाता है। रजिस्टर का सिलेक्शन 3x8 डिकोडर की सहायता से किया जाता है। यहाँ पर सेल D में आप देख सकते हैं 3x8 डिकोडर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इसका डायग्राम है, आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला क्या है आपका, उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई इस क्वेश्चन के बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है वो बस क्या है, कंप्यूटर में कौन कौन सी बस का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में यहाँ पर बताने वाले हैं। कंप्यूटर में जो बस सिस्टम होता है वो किस तरह से लागू होता है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो भाई देखो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अनुसार जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट है, यानी कि जो सिद्धांत है उसके अनुसार बात करी जाए, बस एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी कि एक तरीके का बात करने का आपस में, जो कि कंप्यूटर के अंदर डेटा को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। ये बस का काम होता है। बस के जो बस होती है उसमें वायर्स के समूह की भांति जो बिट्स या डेटा को CPU के विभिन्न भागों पर ले जाता है। ये कुछ इस तरह का सिस्टम होता है। यहाँ पर चित्र की सहायता से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके कंप्यूटर सिस्टम की जो बसें होती हैं वो 3 होती हैं। इसमें पहली होती है एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। ये आपका सिस्टम बस का जो चित्र है वो दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर सीपीयू है, सीपीयू मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी हुई हैं। ये आपका फिगर्स ऑफ बस का चित्र है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में 3 प्रकार की बसें होती हैं, 3 प्रकार की बस होती हैं। पहली बात करी जाए तो भाई आपकी पहली बस होती है एड्रेस बस, और दूसरी डेटा बस, और तीसरी होती है कंट्रोल बस। अब इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, एड्रेस बस जो आपकी होती है, एड्रेस बस का प्रयोग मेमोरी लोकेशन तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एड्रेस सेंड करने के लिए किया जाता है। एक बार और समझते हैं, जो आपकी एड्रेस बस होती है उसका काम जो होता है मेमोरी लोकेशन तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो एड्रेस होता है, डिवाइसेस का जो एड्रेस होता है उसे सेंड करने के लिए यानी कि भेजने के लिए किया जाता है। इसके कुछ मुख्य कार्य होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन तथा डेटा मेमोरी के विभिन्न लोकेशन पर स्टोर होते हैं और प्रत्येक मेमोरी लोकेशन का एक विशिष्ट एड्रेस होता है। उसके बाद आपकी अगली है डेटा बस। तो भाई डेटा बस की बात करें तो डेटा बस का प्रयोग सीपीयू के एक भाग से दूसरे भाग में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है और इसके मुख्य कार्य आपको स्क्रीन पर दिखाई देने हैं। पहला कार्य है इसका कि सीपीयू एवं मेमोरी के बीच इसमें डेटा का ट्रांसफ़र किया जाता है और सीपीयू एवं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच डेटा का ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर मेमोरी से लेकर आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच डेटा बस में जो डेटा है वो आपस में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद आपका अगला है कंट्रोल बस। तो भाई कंट्रोल बस का जो कार्य होता है, प्रयोग होता है, किसी भी ऑपरेशन को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह जो होता है वो टाइम तथा कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल, मैनेज तथा सिंक्रोनाइज करता है। ये कंट्रोल बस का यूज़ होता है। उसके बाद ये आपका हेडिंग हो चुका है। इसके बाद बात कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न कार्यों के बारे में बताइए। इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस में ये। तो भाई देखो, आपने पहले भी पढ़ रखा है 3rd सेमेस्टर में स्टैक के बारे में। स्टैक को लिफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट भी कहते हैं और ये लिफो सिद्धांत पर भी कार्य करता है। यह सीपीयू के एक महत्वपूर्ण विशेषता है और इसमें डेटा को सबसे अंत में स्टोर किया जाता है और उसे सबसे पहले पुनः प्राप्त किया जाता है यानी कि रिट्राइव किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्टैक एक डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है जिसमें जिस डेटा एलिमेंट को सबसे आखिर में स्टोर किया जाता है उसी डेटा एलिमेंट को सबसे पहले निकाला जाता है, यानी कि जो लास्ट वाला डेटा है उसे डाला जाता है और जो फर्स्ट वाला डेटा है उसके ऊपर जो लगेगा उसे निकाला जाएगा। स्टैक का आपको चित्र यहाँ पर दिखाते थे। अब इससे आगे थोड़ी हेडिंग वगैरह हैं वो पढ़ लेते हैं। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में डेटा का प्रयोग किया जाता है। स्टैक डेटा आइटम का एक ऑर्डर कलेक्शन सूची होती है। इसमें डेटा आइटम को एक एंड से डाला जाता है, यानी कि एक एंड होता है वहाँ से डाला जाता है और निकाला जाता है जिसे टॉप कहते हैं, यानी कि जिसमें जो डेटा एंटर किया जाता है उसको एंड टॉप बोलते हैं, एंड यानी कि टॉप बोलते हैं। और जो डेटा आइटम सबसे अंत में ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, उसे सबसे पहले निकाल लिया जाता है तथा जो आइटम सबसे पहले ऐड किया जाता है उसे अंत में रिमूव कर दिया जाता है तथा जो आइटम होता है सबसे पहले ऐड किया जाता है और फिर उसे सबसे अंत में रिमूव कर दिया जाता है। स्टैक में किसी डेटा को डालने तथा रिमूव या हटाने के लिए सिर्फ एक एंड होता है जिसे टॉप कहा जाता है। टॉप ऑफ द स्टैक लोकेशन का एक एड्रेस होता है जिसे रजिस्टर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम स्टैक पॉइंटर कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसपी कहते हैं। अब यहाँ पर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का चित्र है, तो इस चित्र में आपको देख सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी आइटम हम पुट करते हैं, कोई भी आइटम को यहाँ से डालते हैं तो वो उसका टॉप होता है। आप टॉप देख सकते हैं, टॉप जो एंड है उसको बोलते हैं, यानी कि पहले यहाँ पर 1 नंबर पे ये आया, दूसरे पे ये, और तीसरे पे ये, चौथे पे ये, 5वें पे और 6ठे में। तो भाई जो एंड होता है उसी को टॉप कहते हैं। एक बात तो आपकी क्लियर हो गई। जो भी हम डेटा इसमें डालते हैं स्टैक में उसे पुश बोलते हैं और जो निकालते हैं उसे पॉप आइटम बोलते हैं।
इतनी बात क्लियर होगी आपको। इसे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब भाई स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में आपके दो ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप। पुश ऑपरेशन क्या है और पॉप ऑपरेशन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई सीधी बात है, सिंपल है और समझने की कोशिश कीजिए। जब स्टैक में आइटम को इंसर्ट यानी कि डाला जाता है तो वह पुश ऑपरेशन कहलाता है, और एसपी की वैल्यू जो होती है वो एक गुना बढ़ जाती है। जब पुश में कोई आइटम डाल रहे हैं, आप कोई भी इसमें पहले से जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यही इसका समझने का मतलब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुश ऑपरेशन का चित्र है वो देख लीजिए। यहाँ पर जो पुश ऑपरेशन है पहले से यहाँ पर है। जब भी हम कोई भी आइटम इसमें डालते हैं तो उसकी वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं कि बढ़ जाती है, टॉप पर आ जाती है वो वैल्यू। तो इसी को पुश ऑपरेशन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका पॉप ऑपरेशन है। पॉप ऑपरेशन में जब स्टैक में आइटम को डिलीट किया जाता है यानी कि निकाला जाता है तो वह पॉप ऑपरेशन कहलाता है, और एसपी की वैल्यू घट जाती है यानी कि एसपी -1 हो जाती है। जब स्टैक पूरी तरह भरा हो तो उसको ओवरफ्लो कहते हैं, और जब पूरी तरह खाली होता है तो उसे अंडरफ्लो कहा जाता है। यहाँ पर चित्र के साथ साथ से देख सकते हैं, यानी कि जब पॉप ऑपरेशन लागू किया जाता है तो उसमें से कोई भी आइटम निकाला जाता है तो उसमें एसपी माइनस यानी कि एसपी की एक वैल्यू घट जाती है, स्टैक की वैल्यू घट जाती है। स्टैक पॉइंटर जो होता है हमारे उसकी वैल्यू घट जाती है। यहाँ से आप चित्र के साथ देख सकते हैं, ये आपका स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है। जब इसमें से एक आइटम को रिमूव कर दिया जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी वैल्यू घट जाती है। यही आपका समझने का जरिया है। और अगले बात करें तो भाई आपका 6 यानी कि छठा क्वेश्चन आ जाता है, कंट्रोल वर्ड क्या होता है उदाहरण से समझाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वर्ड यानी कि नंबर ऑफ बिट होता है, एक वर्ड आपका जिसमें कंट्रोल वर्ड में जिसकी इंडिविजुअल बिट और वॉरियस कंट्रोल सिग्नल को रिप्रेजेंट करती है। और कंट्रोल वर्ड इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है। इंस्ट्रक्शन आपको आगे पढ़ाई जाएंगी जो माइक्रो प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होता है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए आपका जो कंट्रोल वर्ड होता है वो माइक्रो प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर किया जाता है, और जो होता है वो नंबर ऑफ बिट होता है आपका वर्ड। लेकिन वर्ड को एक तरीके से कह सकते हैं कि उसमें बिट लगी हुई होती हैं। यहाँ पर कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट जो होती है वो 14 बाइनरी इनपुट और इनकी कंबाइन वैल्यू कंट्रोल वर्ड को स्पेसिफाई करती है। अब भाई इसमें 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन से होते हैं, यानी कि 14 बिट होती हैं आपकी चारों भागों में। यहाँ पर सेल ए की बात करें भाई तो सेल ए में आपकी 3 बिट्स हैं, और सेल बी में आपकी 3 बिट्स हैं, तो कुल कितनी होगी 6। और सेल डी में आपकी 3 हैं, 3 और ऐड कीजिए इसमें कितनी होगी 9। और एक आपका OPR होता है, ऑपरेशन में 5 होती हैं, तो 9 और 5 कितनी होगी 14 बिट। तो कंट्रोल वर्ड में 14 बिट का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, और जिसको 4 भागों में बांटा जाता है। यहाँ पर एनकोडिंग ऑफ रजिस्टर सिलेक्शन फील्ड का यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर कुछ बाइनरी कोड लिखे हुए हैं जो कि यहाँ पर भरे जाते हैं, जिन्हें एक फील्ड में भर दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इनपुट आउटपुट के ज़रिए से भरा जाता है। जब आपका 000 हो तो वहाँ पर इनपुट आउटपुट आपका सेल ए और सेल बी में आता है, और जो नन होता है वो आपका सेल डी में आता है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं 001 आपका R1 और 010 R2 और 011 आपका R3 होता है, और 100 आपका R4 होता है। इस तरह से ये आपका डायग्राम है, देख सकते हैं इसी तरह से। और OPR फील्ड में आपकी 5 बिट होती हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर ALU ऑपरेशन का कुछ डायग्राम बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब भाई आप बात कर लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का, एड्रेसिंग मोड क्या है। विभिन्न प्रकार के एड्रेसिंग मोड के बारे में बताइए या उनके नाम लिखिए। तो भाई एड्रेस मोड समझने से पहले आपको यहाँ पर कुछ विशेष बात जान लेनी है कि प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग होता है ऑप कोड और दूसरा भाग होता है ऑपरेंड। ऑप कोड जो होता है वो ऑपरेशन के प्रकार के बारे में बताता है कि किस प्रकार का ऑपरेशन वहाँ पर होने वाला है। आप समझते हैं ऑपरेशन आपके क्या हैं आपके सिलेबस में, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये आपके ऑपरेशन होते हैं। और ये कौन
बताता है भाई, आपका ऑप कोड यहाँ पर बताता है। और जो आपका ऑपरेंड होता है वो डेटा होता है जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म होता है। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर कहा जाए, आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये a प्लस बी है, आपका समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका a और b है इसे कहेंगे आप ऑपरेंड, और जो आपका प्लस वाला चिन्ह है इसे बोलेंगे ऑप कोड, क्योंकि यह ऑपरेशन के बारे में हमें बताता है कि इसमें जोड़ होना है। तो यहाँ पर कहाँ पर लाइन थी, जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म होता है वह विधि जिसके द्वारा ऑपरेंड और एक इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई होता है उसे एड्रेसिंग मोड कहते हैं। अब यहाँ पर ऑपरेशन कोड के बारे में यहाँ पर छोटी सी लाइन लिखी हुई है। किसी इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन कोड ऑप कोड होता है। बिट्स एक समूह होता है जो कि प्रत्येक ऑपरेशन जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना और कॉम्प्लीमेंट करना आदि को डिफाइन करता है। यानी कि जो आपका ऑप कोड होता है वो ऑपरेशन के बारे में बताता है कि किस तरह का यहाँ पर ऑपरेशन होना है। अब यहाँ पर ऑपरेंड्स की बात कर लें भाई, तो मेमोरी या प्रोसेसर रजिस्टर में स्टोर हुए डेटा में ऑपरेशन अवश्य परफॉर्म होता है और प्रत्येक कंप्यूटर का अपना एक इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट होता है। कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट दो भागों में डिवाइड होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भाई इंस्ट्रक्शन के द्वारा ऑपरेट होने वाले डेटा को स्पेसिफाई करने की जो विधि होती है उसे एड्रेसिंग मोड कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, इंस्ट्रक्शन के द्वारा ऑपरेट होने वाले डेटा को स्पेसिफाई करने की जो विधि होती है, मेथड होता है, उसे एड्रेसिंग मोड कहा जाता है। अब यहाँ पर एड्रेसिंग मोड के काफ़ी सारे टाइप्स दिए गए हैं। यहाँ पर 5 प्रकार के एड्रेसिंग मोड होते हैं आपके सिलेबस में। यहाँ पर इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो भाई पहला आपका एड्रेसिंग मोड है, जिसे बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इस प्रकार के मोड में 8 या 16 बिट इंस्ट्रक्शन के अंदर ही स्पेसिफाई रहता है। यदि डेटा 8 बिट का होता है तब इंस्ट्रक्शन 2 बाइट्स की होती है, इसे बाइट्स बोलते हैं। यदि डेटा 16 बिट का होता है तब इंस्ट्रक्शन 3 बाइट का होता है। यानी कि 8 पर आपका 2 बाइट होता है और 16 पर आपका 3 बाइट होता है। ये आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में ऐसा होता है। इसका यहाँ पर एक उदाहरण है। यहाँ पर MBI B,45H और यहाँ पर डेटा 45H को इमीडिएटली रजिस्टर B में मूव करना है। यहाँ पर MBI का मतलब होता है मूव करना है या MOV का मतलब होता है मूव करना है। 45H जो डेटा है उसे इमीडिएटली रजिस्टर में यानी कि B में मूव करना है। और यहाँ पर LXI H3050H यानी कि HL पेयर को ऑपरेंड 3050H के साथ इमीडिएटली लोड करना है। JMP एड्रेस है आपका, ऑपरेंड एड्रेस पर इमीडिएटली जंप करना है। इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा आपका नंबर है जो कि एड्रेसिंग मोड का प्रकार है, जिसे बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इस मोड में क्या होता है कि डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर पर कॉपी होता है और इसमें रजिस्टर ही डेटा होता है और ऑपरेशन को माइक्रो प्रोसेसर के अन्य रजिस्टर पर परफॉर्म किया जाता है। उदाहरण यहाँ पर समझ सकते हैं कि मूव A,B यानी कि रजिस्टर B के कंटेंट को रजिस्टर A में कॉपी करना है। मूव A,C यानी कि रजिस्टर C के कंटेंट को रजिस्टर A में कॉपी करना है। INR A रजिस्टर A के कंटेंट को 1 से इंक्रीमेंट करना है। उसके बाद तीसरे प्रकार का एड्रेसिंग मोड है जो कि है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इस मोड में जिस डेटा को ऑपरेट करना होता है वह मेमोरी लोकेशन के अंदर यानी कि भीतर उपलब्ध होता है और इस मेमोरी लोकेशन को हम सीधे ही डेटा की तरह स्पेसिफाई करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसमें डेटा को डायरेक्ट ही दिए गए एड्रेस से रजिस्टर में कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर उसका उदाहरण है यानी कि LDB है और आपका 5000K है। इसका मतलब ये है कि जो आपका नंबर दिया है उसे एड्रेस में उपस्थित डेटा को रजिस्टर B में कॉपी करना है। यानी कि जो आपका यहाँ पर 5000K है
उस एड्रेस में जो उपस्थित डेटा है उसे बी में कॉपी करना है। इतना समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद यहाँ पर चौथे प्रकार की बात करें तो भाई ये है आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इस एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड के एड्रेस यानी कि जहाँ डेटा उपलब्ध होता है को रजिस्टर पेयर्स के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर मूव के कॉमा बी है। इसका मतलब है कि रजिस्टर के द्वारा पॉइंट किए गए मेमोरी एड्रेस से डेटा रजिस्टर के में ट्रांसफ़र होगा। पांचवा प्रकार है आपका इम्प्लेड यानी कि जिसे इम्प्लिसिट बोलते हैं एड्रेसिंग मोड। इस एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड छुपा हुआ होता है और ऑपरेट किया जाने वाला डेटा इंस्ट्रक्शन के अंदर ही होता है, जैसे CMA, RAR और RAL आदि इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आपका आठवां क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जिसकी आप बेहद ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो भाई इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन कोड एक बिट्स का एक समूह होता है, यानी कि जो आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो इंस्ट्रक्शन कोड का एक बिट्स का एक ग्रुप होता है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में स्टोर डेटा में विशेष ऑपरेशन को पूरा करने के लिए किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फैच करता है और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए बिट्स को डिकोड करता है आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। एक इंस्ट्रक्शन सामान्यतः निम्नलिखित फील्ड से मिलकर बना होता है। इसमें आपका ऑपरेशन फील्ड होता है, और जो ऑपरेशन फील्ड होता है यह जिस ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है उसे स्पेसिफाई करता है कि जोड़ना है, घटाना है, ये सब आपका ऑपरेशन फील्ड करता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा फील्ड होता है एड्रेस फील्ड। यह ऑपरेंड की लोकेशन को स्टोर किए रहता है। अगला है आपका मोड फील्ड। मोड फील्ड की बात करें तो भी ये फील्ड एक स्पेसिफाई करता है और ऑपरेंड कैसे प्राप्त होगा, ये निर्धारित होगा, ये सब मोड फील्ड आपको बताता है। एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को डिज़ाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पर बात करने वाले हैं। पहली प्रॉब्लम है इंस्ट्रक्शन लेंथ, यानी कि इंस्ट्रक्शन कितना लंबा होगा। यह फॉर्मेट डिज़ाइन करने का सबसे सामान्य प्रॉब्लम है। इंस्ट्रक्शन जितना ज़्यादा लंबा होगा उसे फैच करने में उतना अधिक समय लगेगा। दूसरा पॉइंट है मेमोरी साइज। भाई देखो, यदि मेमोरी का साइज अगर छोटा होगा तो एड्रेस फील्ड में अधिक बिट्स की आवश्यकता होगी, यानी कि यदि मेमोरी का साइज अधिक होगा तो एड्रेस फील्ड में अधिक बिट्स की ज़रूरत होगी, छोटा होगा तो छोटी की ज़रूरत होगी। तीसरा पॉइंट है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। यदि सिस्टम वर्चुअल मेमोरी को सपोर्ट करता है तो यह फिजिकल मेमोरी से अधिक होगी। चौथा पॉइंट है मेमोरी ट्रांसफ़र लेंथ, यानी कि इंस्ट्रक्शन लेंथ जो है वह डेटा बस के समान होनी चाहिए या फिर उसके मल्टीपल होनी चाहिए। एक इंस्ट्रक्शन अलग अलग लेंथ का हो सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि इंस्ट्रक्शन ने कितने एड्रेस को स्टोर किया है। एड्रेस फील्ड के आधार पर जो CPU ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो यहाँ पर 3 होते हैं: सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन और स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। पहले ऑर्गेनाइजेशन में एक विशेष प्रकार के रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है जिसे एक्यूमुलेटर कहते हैं, और दूसरे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटेशन के लिए किया जाता है, और तीसरे ऑर्गेनाइजेशन में स्टैक पर आधारित ऑपरेशन को किया जाता है। अब भाई इंस्ट्रक्शन आपके यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ये निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है आपका जीरो एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जीरो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टैक पर आधारित कंप्यूटर जो है वह इंस्ट्रक्शन में एड्रेस फील्ड का प्रयोग नहीं करता है, आपका जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन को एवल्यूएट करने के लिए सबसे पहले इसे रिवर्स पॉलिश नोटेशन यानी कि पोस्ट फिक्स नोटेशन में बदलना पड़ता है आपका जीरो एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। यहाँ पर माना एक्सप्रेशन x बराबर आपका a + b ब्रैकेट और फिर आपका गुणा है और c d। तो पोस्ट फिक्स जो होता है x बराबर आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर समझेंगे, यानी कि x बराबर आपका
ए कॉमा बी, फिर गुणा है सी प्लस डी है आपका। फिर उसके बाद आपको x बराबर जब इनकी गुणा करेंगे तो a प्लस सी डी और फिर प्लस में गुणा। टॉप का मतलब है टॉप ऑफ स्टैक, और यहाँ पर m यानी कि जो आपका m है उसे ब्रैकेट में x, ये एक मेमोरी लोकेशन होती है आपकी जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। यहाँ पर इस चित्र के साथ समझ सकते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। यानी कि पुश ए है आपका, इसे टॉप ए में डाला जाएगा स्टैक में। पुश बी है, टॉप बी है, बी में डालेंगे। फिर इन दोनों को ऐड किया जाएगा टॉप में जाकर, यानी कि टॉप ए प्लस बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम सी को टॉप सी को यानी कि टॉप में डालेंगे, स्टैक में डालेंगे तो सी आ जाएगा। फिर पुश करेंगे यानी कि पुश डी को करेंगे, डी को डालेंगे तो टॉप डी हो जाएगा। फिर उसमें ऐड करेंगे टॉप सी प्लस डी को। अब यहाँ पर MAUL का मल्टीपल है, यानी कि टॉप सी प्लस डी आ जाएगा गुणा ए प्लस डी आ जाएगा। इस तरह से आपको ये करना है। और पॉप एक्स जो आपका मेमोरी लोकेशन लेकर के आएगी वो टॉप यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, जो इनकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है। उसके बाद है आपका वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ये क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यह डेटा मैनिपुलेशन के लिए इम्प्लीड एक्यूमुलेटर का प्रयोग करता है, और इसमें एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर होता है और दूसरा ऑपरेंड रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन में होता है। इम्प्लाइड का मतलब है कि प्रोसेसर पहले से जानता है कि एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर में होता है, इसलिए उसे स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक्सप्रेशन दिया है इसका कि x बराबर यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर गुणा है c प्लस डी। इसी का मतलब होता है एक्यूमुलेटर, आपको ध्यान रखना है। और जो आपका m एक मेमोरी लोकेशन होता है और mt एक टेम्परेरी लोकेशन है आपकी t, जिसे टेम्परेरी लोकेशन बोलते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। जब हम अपने मेमोरी में लोड a को करते हैं तो यहाँ पर AC यानी कि आपकी जो एक्यूमुलेटर है उसकी वैल्यू आ जाती है MA। उसके बाद ऐड किया जाता है B को एक्यूमुलेटर में, तो यहाँ पर AC प्लस MB हो जाता है। जब स्टोर टेम्परेरी मेमोरी में किया जाता है तो MT बराबर AC हो जाता है। जब लोड C को किया जाता है तो AC बराबर MC हो जाता है, और जब ऐड किया जाता है D को तो AC बराबर AC प्लस MD हो जाता है। जब इनकी गुणा की जाती है तो टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन होती है उसमें यहाँ पर गुणा होती है तो AC गुणा MT हो जाता है, और स्टोर करते हैं तो MX बराबर AC आपका निकल कर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, और टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन ज़्यादातर इसका प्रयोग कमर्शियल कंप्यूटर में किया जाता है। यहाँ इंस्ट्रक्शन में दो एड्रेस को स्पेसिफाई किया जाता है, यानी कि जो टू इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होती है इसमें आपको दो एड्रेस को स्पेसिफाई किया जाता है। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाता है, परंतु जो आपकी दो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होती है उसमें एड्रेस इंस्ट्रक्शन में रिजल्ट को अलग अलग लोकेशन पर स्टोर किया जाता है। यहाँ पर एक्सप्रेशन देख सकते हैं आप, जो इस चित्र बना हुआ है। एक्सप्रेशन x बराबर a प्लस बी गुणा c प्लस डी है आपका, और R1 और R2 इसमें आपके दो रजिस्टर होते हैं, और m एक मेमोरी लोकेशन होती है आपकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके R1 और R2 हैं वो दो रजिस्टर हैं, और जो M है वो आपका मेमोरी लोकेशन होता है। तो यहाँ पर जब मूव R1 में हम A को करते हैं तो R1 बराबर A की वैल्यू लेकर के आ जाती है MA बराबर। जब R1 में हम B को ऐड करते हैं तो R1 प्लस MB आ जाता है। जब मूव R2 में जब C को मूव करते हैं तो R2 बराबर C आ जाता है, और ऐड करते हैं हम D को तो R2 प्लस यानी कि C प्लस D आपका निकल कर आ जाता है। जब इनकी R2 और R1 में मल्टीप्लाई की जाती है तो R1 गुणा R2 निकल कर आ जाता है, और जो आपकी मेमोरी लोकेशन होती है वो आपकी यहाँ पर निकल कर आ जाती है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर है थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन।
देखो भाई, रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए इसके पास 3 एड्रेस फील्ड होते हैं और यहाँ प्रोग्राम का साइज कम होता है, परंतु बिट्स की संख्या प्रत्येक इंस्ट्रक्शन में बढ़ती जाती है और ये इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को क्रिएट करना आसान बना देते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम रन करने की गति बढ़ जाएगी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन केवल ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर किए हुए हैं, लेकिन माइक्रो ऑपरेशन केवल एक साइकिल में ही परफॉर्म करता है। यहाँ पर एक्सप्रेशन देख सकते हैं, ये इसका डायग्राम है, समझ सकते हैं। यहाँ पर R1 और R2 आपके 2 रजिस्टर हैं और M मेमोरी लोकेशन है। उसके बाद यहाँ पर आपका अगला टॉपिक है कंट्रोल यूनिट। तो भाई कंट्रोल यूनिट, जिसे शॉर्ट में CU बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, और यह CPU का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो कंप्यूटर में होने वाली सभी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कंट्रोल यूनिट CPU का एक हिस्सा होता है जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई सभी डिवाइसेस और उनके कार्यों को कंट्रोल करता है। आपका कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करना होता है, और इसके अलावा ये कंप्यूटर में हो रही प्रोसेस को एग्जीक्यूट और कंट्रोल करने में मदद करता है। कंट्रोल यूनिट मुख्य मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करता रहता है, और इसके अलावा ये इनपुट आउटपुट डिवाइस में डेटा को ट्रांसफ़र करता है। कंट्रोल यूनिट मुख्य मेमोरी, यानी कि जो आपकी मेन मेमोरी होती है, उसमें इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करके उन्हें डिकोड करता है, और उसके बाद इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेज देता है। ALU इन निर्देशों को एग्जीक्यूशन करने के बाद वापस कंट्रोल यूनिट को भेज देता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की लॉजिक यूनिट मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ये जानने में मदद करती है कि प्रोग्राम से प्राप्त निर्देश का जवाब कैसे देना होता है। कंट्रोल यूनिट का उपयोग CPU और GPU दोनों के द्वारा किया जाता है। कंट्रोल यूनिट के 2 महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। पहला होता है PC, जिसे प्रोग्राम काउंटर कहा जाता है। दूसरा होता है IR, जिसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहा जाता है। प्रोग्राम काउंटर का काम मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को अलग अलग करके लोड करना होता है और उन्हें एक क्रम से स्टोर करना होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम प्रोग्राम काउंटर द्वारा स्टोर जो इंस्ट्रक्शन डिकोड करना होता है और उन्हें CPU के लिए कमांड के रूप में कन्वर्ट करना होता है, ताकि उनका उपयोग CPU कर सके। यहाँ पर ये इसका डायग्राम है। अब यहाँ पर कंट्रोल यूनिट के कुछ कार्य हैं। कंट्रोल यूनिट का कार्य CPU और अन्य डिवाइसेस के बीच डेटा, यानी कि डेटा को फ्लो करके उसे कंट्रोल करना होता है, और यह कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, और यह ALU यानी कि डेटा बफर्स और रजिस्टर को कंट्रोल करता है। यह कंप्यूटर से जुड़ी हुई सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल यूनिट डेटा को प्रोसेस करता है, परंतु ये डेटा को स्टोर नहीं करता, ये इसका काम नहीं होता है। डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ संचार यानी कि कम्युनिकेशन करती है। कई सारे इसके कार्य हैं। अब यहाँ पर कंट्रोल यूनिट के बाद बात कर लेते हैं कि कंट्रोल यूनिट कितने प्रकार की होती है। तो भाई आपके सिलेबस में एक टॉपिक है हार्डवायर कंट्रोल यूनिट, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हार्डवायर कंट्रोल यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जिसमें कंट्रोल सिग्नल को विशेष प्रकार के हार्डवेयर लॉजिक सर्किट के द्वारा जनरेट यानी कि उत्पन्न किया जाता है, और इन कंट्रोल सिग्नल्स को में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता है। यानी कि जो कंट्रोल सिग्नल होते हैं उनमें कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं किया जाता है, और इस मेमोरी से प्राप्त जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखा जाता है, उन्हें स्टोर किया जाता है। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के यहाँ पर कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि यह यूनिट तेज़ गति के साथ सिग्नल को उत्पन्न करती है, और यह माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की तुलना में तेज़ होती है। इसका उपयोग ऑपरेशन को तेज़ गति से करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर नुकसान की बात करें तो भाई ये काफ़ी महंगी होती है, और दूसरी बात ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, और तीसरी कि इसमें कंट्रोल सिग्नल को मॉडिफाई नहीं किया जाता है। इसमें नए फीचर को जोड़ना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है, और इसमें गलतियों का टेस्ट करना और उनमें सुधार करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में दूसरा है आपका माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, जो कि कंट्रोल यूनिट का हिस्सा है। यहाँ से 2 नंबर हेडिंग आपकी। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल मेमोरी का इस्तेमाल कंट्रोल सिग्नल को स्टोर करने के लिए किया जाता है, इसका काम होता है। इस यूनिट में बाइनरी संख्या एक शब्द के रूप में स्टोर होती हैं, और इस यूनिट को लागू करने के लिए प्रोग्रामिंग
अप्रोच का उपयोग किया जाता है। इस यूनिट में प्रत्येक सिस्टम ब्लॉक बिट पर संकेतों को यानी कि सिग्नल को कलेक्ट करके इंस्ट्रक्शन को उत्पन्न करता है। और यहाँ पर फ़ायदे की बात की जाए तो भी कंट्रोल यूनिट काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है और ये कंप्यूटर में होने वाली गलतियों को कम करता है और यह निर्देशों के साथ अधिक ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसमें निर्देशों को डिकोड करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और यह कंप्यूटर में बहुत कम मेमोरी का प्रयोग करता है। अब इसके नुकसान की बात की जाए तो भाई सबसे पहला नुकसान है इसका कि ये हार्डवेयर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा धीमी होता है और यह कम लोकप्रिय पॉपुलर कम है और इस